हेलो बच्चों, मैं केटू सर स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कार्बन तथा इसके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन का जो नामकरण होता है, आईयूपीएससी नामकरण जो अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरा बच्चों, इसमें हम जानेंगे सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे भी बच्चों हमें पता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कि कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बच्चों हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं वर्गीकरण। तो बच्चों इसमें हम पहले वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। और उससे पहले हम जानेंगे बच्चों कि कार्बन होता क्या है एक्चुअल में। तो कार्बन जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि C6 और 12 करके, तो ये जो 6 ये दिखा रहा है, ये बच्चों क्या कर रहा है, इसके परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहा है। ये इसके परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहा है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है, ये कार्बन के क्या कर रहा है बच्चों, ये ये इसके द्रव्यमान संख्या बोल दो इसी को, द्रव्यमान संख्या, इसको द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। और बच्चों इसको परमाणु भार भी बोलते हैं, परमाणु भार। अब ये हो गया बच्चों बेसिक। अब इसमें हम जैसे यहाँ कुछ नंबर हमने राइट कर रखे हैं कि 2,4। तो बच्चों ये क्या होता है, बोरबरी के नियम से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि 2,6 करके। तो हमें पता है बोरबरी का नियम बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग पहले सर ने हम क्या किए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिर वैसे फिर लास्ट वाले में हमने 4। तो जो बाह्य कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। दैट इज हम कह सकते हैं बच्चों कि कार्बन की जो संयोजकता होगी, यानी किसी दूसरे तत्व या किसी दूसरे तत्व से जो संयोग करने की क्षमता होगी, उसकी 4 होगी कार्बन की। ठीक है बच्चों, ये जितने भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसकी वैलेंसी 4 ही उसके लिए क्या होगी, रिजनेबल होगी। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें जैसे मैंने लिख रखा है इसके क्लासिफिकेशन को लेकर वर्गीकरण में। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों लिख रखे हैं कि खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। तो खुली श्रृंखला यौगिक को हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम ओपन चेन कहते हैं। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों ज्यादातर जो यौगिक आएंगे वो एक चैन क्रिएट करते हुए आएंगे, मतलब चैन में आएंगे, एक श्रृंखला में आएंगे। और दूसरा हमारा बंद श्रृंखला यौगिक, या इसी को हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, चक्रीय यौगिक में ये एक्चुअल में बंद श्रृंखला यौगिक बनाएंगे, यानी जो भी होगा चैन यहाँ पर वो क्या होगा, क्लोज होगा। मतलब ओपन में ये होता है कि दोनों सिरा किसी भी चीज का वो ओपन होता है। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ऐसे इस सीरीज में आने वाला ये सिरा और ये सिरा, तो इसको हम ओपन बोल सकते हैं। और क्लोज में जैसे मान लो हमने ये सिरा से स्टार्ट किया, इसको ऐसे, फिर ये दोनों सिरों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको क्लोज बोलेंगे, क्लोज चैन। तो इस तरीके से कार्बन का पार्टिसिपेट करेगा कि वो एक बंद श्रृंखला में आएगा और ये ओपन श्रृंखला में आएगा। तो इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। तो खुली श्रृंखला यौगिक में बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे, इसको 2 तरीके से समझेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, अब और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी यानी उसकी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको हम प्योर हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हम जानेंगे कि इसको भी फर्दर 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम इसको बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन, इसकी कैटेगरी में और भी चीजें आती हैं। जैसे यहाँ इसका संतृप्त में क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएंगे, यानी कहीं भी चैन में हमको देखने को मिलेगा तो वो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड आएंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए जो भी कार्बन आएगा उस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, और ये इस तरीके के कुछ देखने को मिलेगा, इसका जो क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा। ये बच्चों ये इसका बॉन्ड को दिखा रहा है कि इसके पार्टिसिपेशन करने वाले। अब इसमें देखेंगे हम कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 करके होता है। दैट इज बच्चों यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 करके पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से बनने वाले जितने भी यौगिक बनेंगे वो सारे के सारे एल्केन के सदस्य कहलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम n की वैल्यू 1 रखना चाहें,
तो n की वैल्यू 1 रखोगे इस फॉर्मूले में, तो C1H2 इंटू 1 और प्लस का 2, दैट इज यहाँ पर C1 को लिख सकते हैं ऐसे, जनरली 1 भी लिख सकते हैं, और ये 2 और प्लस 2 यानी 4, CH4। तो ये जो पहला हमारा कंपाउंड मिला बच्चों, ये एल्केन का पहला यौगिक कहलाता है हमारा। ऐसे n की वैल्यू यदि हम 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं C2H2 इंटू 2 और प्लस का 2, तो यहाँ से हमें जो मिलने वाला है वो C2H 2 + 4 और प्लस 2 यानी 6, C2H6। तो इस तरीके से बच्चों हम मल्टीपल टाइम में इससे बनने वाले, इस फॉर्मूले से बनने वाले सारे के सारे यौगिक जो होंगे वो एल्केन के ही सदस्य कहलाएंगे। अब इसके आईपीएससी में हम बच्चों आगे चर्चा करेंगे क्या है कैसे है वो सारी चीजें, अभी बेसिक हम इसको क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं। फिर असंतृप्त में क्या आता है बच्चों, असंतृप्त में इसमें एल्कीन और एल्काइन दो तरीके की चीजें आती हैं। तो एल्कीन और एल्काइन में हमें पता है, एल्कीन जो होता है ये कार्बन कार्बन, जैसे वहां सिंगल बॉन्ड था यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और कोई ऐसे इस तरीके से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो इसका क्रियात्मक समूह कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये CnH2n होता है। अब इसमें जहां भी, जैसे हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके देखा, जो भी कंपाउंड हमें मिल रहा था, जैसे ये लाइकेमीथेन है, एथेन है, प्रोपेन होगा, अब इसमें भी जो मिलने वाला कंपाउंड होगा, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे n = 1 के लिए, तो यहाँ C1 और H2 1 करके, तो बच्चों ये क्या होता है CH2, जो ये इसकी वैलेंसी नहीं कंप्लीट होती है कार्बन की, तो ये नहीं इसको लिया जाता है। तो ये कह सकते हो n = 1 के लिए नहीं वेरीफाई करता है, बट n = 2 के लिए क्या होगा बच्चों, C2H2 इंटू 2 यानी C2H4। तो ये बच्चों क्या होगा, ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। ठीक है ना, ये तो पहला कंपाउंड हो गया हमारा। ये इस तरीके से कुछ होता है, डबल बॉन्ड कार्बन, और हर एक की वैलेंसी हमें पूरी करनी है 4, तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, तो ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका नाम है बच्चों, क्या कह सकते हैं इसको हम एल्कीन करके बोलते हैं। ये एल्कीन सदस्यों का, मतलब एल्कीन सदस्य का ये यौगिक है, जिसका नाम है बच्चों एथीन। क्या नाम है बच्चों, एथीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्काइन को लेकर। तो एल्काइन बच्चों, जैसे हमने जाना यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैसे यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और एक बैलेंसी पूरा करने के लिए कोई आएगा बच्चों, हाइड्रोजन आएगा, जो भी आएगा। तो इस तरीके से इसका हम क्रियात्मक समूह इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका क्रियात्मक समूह ये होगा। अब इसमें भी हम फार्मूले में, ये बच्चों इसमें हम पुट करेंगे तो इस तरीके से कुछ हमें उसके यौगिक निकल बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं n = 1 के लिए, ये भी आई थिंक वेरीफाई नहीं करता है। जैसे यहाँ रखें वैल्यू 1 और C1 - 2, वैसे भी ये कुछ अलग ही बन रहा है, तो ये भी वेरीफाई नहीं करेगा। तो n = 2 के लिए, तो ये C2H2 इंटू 2 - 2, और यहां से मिलेगा C2H2। तो ये बच्चों क्या करेगा, ये हमारा वेरीफाई करेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन इसको बैलेंस को पूरा करने के लिए आगे। तो ये क्या होगा, एल्काइन का ये प्रथम सदस्य हमारा कहलाएगा, एल्काइन का, जिसका नाम है जो इसका बच्चों हम नामकरण करते हैं, मतलब इसका जनरल नाम नहीं होता है, आईयूपीएसी नाम भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम एथाइन करके बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों, एथाइन करके है। तो आईयूपीएसी में हम इसको बहुत डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके यौगिकों को बता सकते हैं कि हाँ, इस फॉर्मूले में रख करके ये यौगिक बनने हमारे जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, एल्काइन के ही सदस्य होंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको हमने जान लिया खुली श्रृंखला यौगिक में। अब हम बंद श्रृंखला यौगिक के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्लोज चैन के नाम से जानते हैं। तो क्लोज चैन में जिसको हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। तो चक्रीय का मतलब भी मैंने बताया कि इसमें जितने भी आएंगे कार्बन वो बंद श्रृंखला में आएंगे। और फिर हम इसमें देखेंगे फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एलिसाइक्लिक यौगिक में बच्चों ये एलिफैटिक की तरह ही होते हैं, यानी कह सकते हो ये एलिफैटिक लाइक होते हैं, बट ये बंद श्रृंखला में आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा आ गया इस तरीके का, तो यानी हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन होगा, हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन, और उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए तो 2 इसमें कॉमन है, तो 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ते हुए नजर आएंगे।
इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो इसको बच्चों साइक्लो करके आगे बोल देते हैं, और जितनी संख्या होती है कार्बन को वो एल्केन की तरह ही नामकरण इसका करते हैं। तो ये इसको लिखेंगे हम साइक्लो, साइक्लो। और ये कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी इसको प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे आ जाएगा तुम्हारा ये। अब बच्चों ये चीजें अंडरस्टूड है, यानी यहाँ हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इसमें 4 कार्बन होंगे तो इसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। इसका नाम होगा बच्चों साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ऐसे और भी आ जाए तो ये बच्चों इसकी संख्या बढ़ती रहेगी तो इसको साइक्लोपेंटेन बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका साइक्लो करके हम बोलते रहेंगे अल्केन की तरह। तो ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक यौगिक। और दूसरा बच्चों जो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है यौगिकों में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो इसमें भी हम फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं। तो एरोमेटिक एक प्रकार की बच्चों इसमें क्या, तो एरोमा लाइक एक क्या होता है कि एक अलग ही स्मेल तरीके से, मतलब कह सकते हो ये गुड स्मेल के लिए जाने जाते हैं। अब एरोमेटिक में बच्चों हम जानेंगे कि इसको भी फर्दर हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। अच्छा, समचक्रीय का मतलब क्या है बच्चों, तो सम का मतलब यहाँ, समचक्रीय का मतलब यानी यहाँ जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे कार्बन कार्बन ही वो हमारे श्रृंखला में क्या करेंगे, यानी बंध श्रृंखला में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जैसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बेंजीन में हर एक कॉर्नर पे हमें पता है कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। अब ये डबल बॉन्डेड है तो ये 3 बॉन्ड कॉमन हो गया, तो एक हाइड्रोजन हर एक कॉर्नर पे लगा होता है। तो ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं, हमें पता होता है बच्चों। तो ये C6H6 इसीलिए ये बेंजीन का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स मतलब बच्चों इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, बाकी और जगह पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, वो चीजें अंडरस्टूड है। तो ये फिनॉल हो गया। ऐसे तुम्हारा और भी कोई सदस्य आ जाएगा बेंजीन के ऊपर तो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो समचक्रीय का मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ बंध श्रृंखला में ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो इसको हम समचक्रीय बेंजीन लाइक बोलेंगे। अब विषम चक्रीय में बच्चों यही चीजें हम देखेंगे यहाँ पर कि विषम चक्रीय में हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि कार्बन के अलावा भी कोई तत्व को जो होगा वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। चाहे उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के तत्व भी क्या करेंगे बच्चों उस रिंग के साथ, यानी जो रिंग में पार्टिसिपेट करने वाले में, यानी कार्बन के अलावा भी कोई आ सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है प्रीडीन करके, तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन जुड़ा हुआ है बट यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार से इसको हम हेट्रो या विषम चक्रीय भी बोल सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि इसमें फ्यूरॉन जुड़ा हुआ है, यानी फ्यूरॉन में ये ऑक्सीजन दिख रहा है, और ये तुम्हारा क्या है, पाइरोल है। तो पाइरोल में जैसे हम यहाँ NH देख रहे हैं, तो ये वैसे यहाँ पर जितने भी कॉर्नर हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कार्बन ही देखते थे, यहाँ सारे के सारे कार्बन। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन के अलावा जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना, सल्फर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हेट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं। और बच्चों इसका हम डिटेल नॉमेनक्लेचर IUPAC हम आगे हम सीखेंगे।